गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल जो है हमने आपको एक्सरसाइज करने के लिए बोला था कि आपको सॉलिड स्टेट की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर लेनी है, और इसके साथ ही जो हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पर जो न्यूमेरिकल हमारे हैं मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी वगैरह उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोल्यूबिलिटी। तो सबसे पहले इसमें है सोल्यूबिलिटी क्या है। सोल्यूबिलिटी is the maximum amount of solid in grams which can be dissolved in 100 gram of liquid to form saturated solution at a particular temperature। मतलब क्या है इसका कि 100 ग्राम लिक्विड में मैक्सिमम कितने ग्राम सोल्यूट डिजोल्व किया जा सकता है, दैट इज सोल्यूबिलिटी। मैक्सिमम मतलब टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी dissolved. So maximum amount of solid in grams which can be dissolved in 100 gram of liquid to form saturated solution at a particular temperature is called solubility। at a particular temperature इसलिए क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तब और सॉल्ट उसके अंदर डिजोल्व किया जा सकता है। तो इसलिए एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना मैक्सिमम आप डिजोल्व करोगे दैट इज सोल्यूबिलिटी। तो इसमें कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग हमने करने हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी, तो पहले हम लेंगे फैक्टर अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। फैक्टर अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो फर्स्ट फैक्टर इसमें नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय सेइंग लाइक डिजोल्व इन लाइक। जैसा कि आपने पहले भी किया है, 11th में भी किया है कि लाइक डिजोल्व इन लाइक। पोलर सॉल्वेंट dissolves polar solute and non-polar solvents dissolves non-polar solute। polar solute या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं हम, polar solute या ionic solutes dissolves in polar solvent and non-polar solute dissolves in non-polar solvent। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेसिस पर हम सॉलिड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है सोल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट whose solids whose solubility increases with temperature। solubility of solute increase with temperature। इसमें एग्जांपल आपका सोडियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड। नॉर्मल आप घर में आप देख सकते हैं, शुगर है, साल्ट है, सोडियम क्लोराइड। अगर आप उसको पानी में डिजोल्व करोगे दैट विल गेट डिजोल्व। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा और ज़्यादा डिजोल्व हो जाता है और जल्दी डिजोल्व होता है, मीन्स सोल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। वाई ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इस तरह के जो सोल्यूट होते हैं हमारे, इनकी डिजोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक नेचर की होती है। एंडोथर्मिक मीन्स विच एब्जॉर्ब हीट व्हेन डिजोल्व इन वाटर। और ली चैटले प्रिंसिपल आपने 11th में पढ़ा था कि ली चैटले प्रिंसिपल जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, अकॉर्डिंग टू ली चैटलेज प्रिंसिपल, exothermic process are favored by lower temperature whereas higher temperature favors endothermic process या reactions। अगर आपको याद हो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आप फिर से देख सकते हैं 11th से कि हायर टेम्परेचर फेवर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और आपको हमने बताया था कि सर्दियों में जैसा कि हम लकड़ियाँ जलाते हैं, सर्दियों में जब टेम्परेचर लो हो जाता है तो हम खुद एक्सोथर्मिक प्रोसेस बर्निंग ऑफ वुड जो है वो इस्तेमाल में लेकर आते हैं। तो लोअर टेम्परेचर एक्सोथर्मिक, हायर टेम्परेचर एंडोथर्मिक। और कुछ ये जो हमारे सॉल्यूट है जिनकी डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक होती है वो हायर टेम्परेचर पे इंक्रीज होगी। तो ये हमारे जो सॉल्यूट है, सोडियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, NaCl है, KCl है, इनकी डिसोल्यूशन प्रोसेस, दिस बिकॉज डिसोल्यूशन प्रोसेस ऑफ दीज सब्सटेंसेस एंडोथर्मिक, हैंस अकॉर्डिंग टू ली चैटले प्रिंसिपल विच प्रोसेस विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सेकेंड टाइप के जो सॉलिड है, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इसमें आपके लिथियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट जो हाइड्रेटेड फॉर्म है, या सीजियम सल्फेट है, ये आते हैं। इनमें जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। एक्सोथर्मिक नेचर की है तो इट विल बी फेवर्ड बाय लोअर टेम्परेचर।
तो हायर टेम्परेचर करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और तीसरी तरह के जो इसके अंदर सॉलिड्स हैं वो हैं जिनमें इरेगुलर वेरिएशंस है। फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, पहले इंक्रीज होगी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से, एक लिमिट के बाद डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। इसमें सोडियम सल्फेट 10H2 हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट है। सोल्युबिलिटी ऑफ सच साल्ट इंक्रीज अप टू ए सर्टेन लिमिट एंड देन डिक्रीज। और ऐसा होता क्यों है, कारण क्या है कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर तक सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है और उसके बाद उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे सोल्युबिलिटी साल्ट की जो एक फॉर्म है वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद सोल्युबिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। जैसा कि सोडियम सल्फेट का हमने एग्जांपल लिया है कि सोडियम सल्फेट 10 वाटर जो है अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म अप टू 32.8 डिग्री सेल्सियस। तो हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है 32.8 डिग्री सेल्सियस तक, तब तक तो इसकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। आफ्टर 32.8 डिग्री सेल्सियस इट बिकम अनहाइड्रस एंड देन सोल्युबिलिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग। अबव दिस टेम्परेचर इट occurs as sodium sulfate अनहाइड्रेटेड फॉर्म एंड अप to temperature 32.8 डिग्री सेल्सियस its solubility increase and above this temperature its solubility decrease। तो दो फैक्टर्स हो गए हमारे, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर, और तीसरा फैक्टर है प्रेशर। प्रेशर का सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स पर कोई खास इफेक्ट नहीं होता। तो तीन फैक्टर हैं विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। दूसरा हम कुछ फैक्टर्स लेंगे, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो फैक्टर अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड में हमारा पहला है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन द फ्लोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट इज नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड्स। तो इसके लिए हमारा मेन जो सेंटेंस है वो है इजीली लिक्विफाइबल गैसेज आर मोर सोल्यूबल इन वाटर एंड परमानेंट गैसेज आर लेस सोल्यूबल। अभी इजीली लिक्विफाइबल गैसेज क्या है? इजीली लिक्विफाइबल गैसेस वो गैसेस होती हैं जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर फिर वही आपकी 11th की ही डेफिनेशन है, ए टेम्परेचर अबोव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। टेम्परेचर अबोव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। तो कुछ गैसेज हैं हमारी जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर जैसे अमोनिया है रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, मतलब रूम टेम्परेचर पर उनको लिक्विफाई कर सकते हैं। तो इस तरह की जो गैसेस होती हैं इजीली लिक्विफाइबल गैसेस कहलाती हैं और दीज आर मोर सोल्युबल इन वाटर देन परमानेंट गैसेस। नाइट्रोजन है, इनका क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम होता है। जैसे रूम टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है और मान लीजिए नाइट्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है मान लीजिए, तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर अबोव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई, मतलब नाइट्रोजन को 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो जो हमारा रूम टेम्परेचर है 25, इस पर उसको कभी भी लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारी परमानेंट गैसेज में आ जाती है। अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर मान लीजिए 35 है, तो वो 35 से ऊपर लिक्विफाई नहीं हो सकती, लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस पर वो लिक्विफाई हो सकती है, वो ईजी लिक्विफाइबल गैसेज होगी। तो इजी लिक्विफाइबल गैसेज वाटर के अंदर सोल्यूबल ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू परमानेंट गैस। तो नेचर ऑफ गैस पर भी डिपेंड करता है। आल्सो सम गैसेज लाइक अमोनिया, SO2, SO3, HCl एटसेट्रा हाईली सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू देयर स्पेशल इंट्रैक्शंस विद वाटर एज शोन। जैसे अमोनिया है वाटर में डिजोल्व हो गई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। SO2 है वाटर में डिजोल्व होकर सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। SO3 सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। HCl है वाटर प्लस या हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड प्रोड्यूस कर लेता है। तो इस तरह से स्पेशल इंट्रैक्शंस की वजह से भी ये ज़्यादा सोल्यूबल होती है। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आर मच मोर सोल्यूबल इन एल्कोहल देन इन वाटर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कुल मिलाकर नेचर ऑफ सोल्यूट पर भी डिपेंड करते हैं और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करते हैं। नेचर ऑफ गैस और लिक्विड सॉल्वेंट दोनों पर डिपेंड करता है, पहला फैक्टर हमारा। दूसरा इसके अंदर है हमारा टेम्परेचर। जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है गैसेस की वो हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होती है, और वही ली चाइल्ड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्सोथर्मिक प्रोसेस आर फेवर्ड बाई लोअर टेम्परेचर। तो जितना लोअर टेम्परेचर होगा डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड ज़्यादा होगा और सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। हायर टेम्परेचर करोगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी हमेशा, गैसेस की सॉल्युबिलिटी हमेशा डिक्रीज ही होती है।
आपने मोस्टली देखा भी होगा कि जब हम पानी गर्म करते हैं तो उसमें से कुछ एयर बबल्स निकलने शुरू हो जाते हैं, मतलब गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और एयर उसमें से निकलनी, जो डिजोल्व एयर है वो निकलनी शुरू हो जाएगी। तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी हमेशा टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज ही होती है। इस पर कई बार क्वेश्चन किया जाता है कि जो फिशेज हैं, मछलियाँ, दे आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर, गिव रीजन। फिशेज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। कारण क्या है इसका कि कोल्ड वाटर के अंदर गैसेस की सॉल्युबिलिटी मतलब ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, फिशेज कंफर्टेबल रहेंगी। हायर टेम्परेचर करोगे वाटर के अंदर ऑक्सीजन कम होगी, फिशेज के लिए वो अनकंफर्टेबल पोजीशन होगी। तो डिसोल्यूशन प्रोसेस ऑफ गैस इन लिक्विड इज जनरली एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। Thus, according to Lee-Chatterjee principle, it is expected that solubility of the gas will increase with increase of temperature, और experimentally it is found to be so for most gases। तो gases की solubility टेम्परेचर के साथ डिक्रीज ही होती है। तीसरा फैक्टर इसके अंदर प्रेशर। आपका प्रेशर के लिए वैसे हम जब थोड़ा सा इसमें भी लम्स में हम कर चुके हैं, हेनरीज लॉ, जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है दैट इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हेनरीज लॉ। तो पहले तो ये हेनरीज लॉ क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट एट ए गिवन टेम्परेचर द मास ऑफ गैस डिजोल्व इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। जब हायर द प्रेशर ऑफ द गैस मोर विल बी इट्स सॉल्युबिलिटी। जितना प्रेशर ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हाई प्रेशर पे डाली जाती है। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिजोल्व हो जाती है। इफ़ m इज द मास ऑफ द गैस डिजोल्व बाई यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एट इक्विलिब्रियम प्रेशर P, then according to Henry's law mass is directly proportional to pressure, या m is equal to Kp where K is a constant of proportionality. Henry law is also defined as mole fraction of gas in solution is proportional to partial pressure of the gas present above the solution. किसी सॉल्यूशन के अंदर गैस का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? मोल फ्रैक्शन जैसे कि पिछले लेक्चर में भी हमने किया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन किसी भी गैस का कितना होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस गैस का सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर कितना है। मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, या P इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन। अब KH क्या है? हेनरीज कांस्टेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। ऐसे निकाल भी सकते हैं इसको, न्यूमेरिकल इस पर भी आता है और आपकी एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल होगा भी, एक बार ट्राई करना। अगर हम ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ में दिया हुआ है आपका स्लोप इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। जैसे जैसे आपका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा और जो स्लोप है वो हेनरीज कांस्टेंट के इक्वल होगा। इसमें एक बात नोट करने की है कि हेनरीज कांस्टेंट KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी मोल फ्रैक्शन उतना ही कम होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। इसको चलो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ नोटबुक में जाके। मैं दो गैसेस का ग्राफ लेता हूँ एक साथ। सपोज कीजिए ये ग्राफ है, एक गैस A है और एक गैस B है ये। अब जाहिर है इसमें स्लोप A का ज़्यादा है, A का स्लोप ज़्यादा है तो KH की वैल्यू स्लोप के इक्वल होती है। इसका KH ज़्यादा होगा A का, जबकि इसका KH जो है वो कम होगा, जो कि स्लोप के इक्वल होता है। A का स्लोप ज़्यादा तो KH की वैल्यू ज़्यादा होगी, लेकिन अगर सोल्युबिलिटी की बात की जाए तो KH की A की सोल्युबिलिटी कम होगी। हायर द वैल्यू ऑफ KH लेस विल बी सोल्युबिलिटी। तो A की KH की वैल्यू ज़्यादा, सोल्युबिलिटी कम है। आप इसे देख भी सकते हैं। सपोज कीजिए हम एक पार्टिकुलर प्रेशर लेते हैं, इस प्रेशर पे यहाँ है हमारा मोल फ्रैक्शन, इस तरफ है प्रेशर। तो इस प्रेशर पे जो K की सोल्युबिलिटी होगी वो इतनी होगी, जबकि इसी प्रेशर पे B का जो मोल फ्रैक्शन है वो इतना होगा।
दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये बी का मोल फ्रैक्शन है, जबकि ये ए का मोल फ्रैक्शन है। तो बी का एक पार्टिकुलर प्रेशर पे बी का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है। बी का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होने का मतलब है कि बी की सोलिबिलिटी ज़्यादा, बी ज़्यादा डिजोल्व हो चुका है, जबकि ए कम डिजोल्व हुआ है। स्लोप के एच ए का ज़्यादा है, लेकिन सोलिबिलिटी या मोल फ्रैक्शन बी का ज़्यादा है। तो हायर द वैल्यू ऑफ के एच लेस विल बी सोलिबिलिटी, ये चीज़ ध्यान रखना है। और दूसरी बात हमने एक और कही है कि गैसेस की जो सोलिबिलिटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है। हायर द टेम्परेचर लेस विल बी सोलिबिलिटी, हायर द के एच लेस विल बी सोलिबिलिटी। इसका मतलब टेम्परेचर और के एच दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के एच बढ़ेगा, के एच बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी कम होगी। टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो के एच भी इंक्रीज होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। लेकिन सोलिबिलिटी जो है, सोल्यूबिलिटी वो डिक्रीज होगी दोनों के बढ़ने से। तो के एच जो है टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी ध्यान रखना है। जितना के टेम्परेचर ज़्यादा होगा के एच की वैल्यू ज़्यादा होती चली जाएगी, सोल्यूबिलिटी कम होती चली जाएगी। तो ये थोड़ा सा इसमें हेनरीज कांस्टेंट है। हेनरीज कांस्टेंट के बाद हमारा नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है अब आपका ये हमारा हो गया हेनरी कांस्टेंट। अब इसमें आपका कुछ लिमिटेशंस ऑफ हेनरी कांस्टेंट एंड एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी कांस्टेंट। तो लिमिटेशन है, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली एट लोअर प्रेशर एंड हायर टेम्परेचर। द मॉलिक्यूल ऑफ गैस शुड नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट अंडर आइडियल कंडीशंस। मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन ना करें, एसोसिएट ना हो जाए, या द गैस शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद द सोलवेंट टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो ये इसकी कुछ हेनरीज ला की लिमिटेशंस हैं। एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो टू इंक्रीज द solubility of carbon dioxide in soft drink and soda water, the bottles are sealed under high pressure। तो ये आपका हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन ही है कि वहाँ उनको हाई प्रेशर पे सील किया जाता है, उसके अंदर गैस भरी जाती है। जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स आप ध्यान रखना, आपको मालूम भी होगा कि जब ढक्कन खोलते हैं, उसके हम कैप को खोलते हैं, एकदम गैस उसमें निकलती है, और गैस हाई प्रेशर पे फिलअप की जाती है, तभी वो डिजोल्व हो पाती है। दूसरा, इन लंग्स वेयर द ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंट इन एयर विद हाई पार्शियल प्रेशर। और लंग्स के अंदर अगर आप ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफ़र भी अगर आप देखोगे, जो खासकर बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम भी होगा कि लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है, ब्लड में कम होता है। तो ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाती है, मूव कर जाती है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ब्लड में ज़्यादा होता है और लंग्स में कम होता है, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल आती है और लंग्स से फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। तो वो भी हमारा हेनरीज लॉ पर ही डिपेंड करता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी है कि वाई सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक बोतल फिजेज आउट व्हेन ओपन एट रूम टेम्परेचर और ओपन सडनली। इन चिल्ड सोडा वाटर कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजोल्व एट हाई प्रेशर। At room temperature, solubility decrease due to increase of temperature, while when open suddenly pressure decrease which also decrease the solubility। इसको एकदम खोल देते हैं तो सारी गैस निकल जाएगी, solubility कम हो जाएगी प्रेशर कम होने से। या फिर रूम टेम्परेचर हो, हायर टेम्परेचर, तब भी solubility कम होती है। तो इन दोनों ही केसेस में, इन बोथ द केसेस, द डिजोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड रशेज आउट ऑफ द सॉल्यूशन एंड आल्सो स्पिल्स ओवर द सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक बॉटल। दोनों ही कंडीशन में जो डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड है, प्रेशर हटते ही डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और उसको कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड को भी बाहर ले आती है। दैट इज़ वाई इट स्पिल्स ओवर या फिजेज आउट। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हेनरीज लॉ पर, बाकी न्यूमेरिकल से रिलेटेड जरूर होंगे आपके। इसमें एक लास्ट में छोटा सा टॉपिक आज हम हो लेते हैं वेपर प्रेशर, और उसके बाद फिर कल हमारा मेन टॉपिक हुआ रॉल्ड्स लॉ। तो वेपर प्रेशर बता देते हैं। व्हाट इज वेपर प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो फिर से देखिएगा, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड प्रेजेंट अबव द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। ये अगर आपका किसी कंटेनर के अंदर लिक्विड है, तो यहाँ जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, दिस आर द वाटर वेपर्स। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय
वेपर्स प्रेजेंट अबव द लिक्विड, लिक्विड के ऊपर जो इनकी वेपर्स हैं उनका प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड प्रेजेंट अबव द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, मतलब जितने लिक्विड इवोपोरेट हो रहा है उतना ही लिक्विड अगर वापस कंडेंस भी होता हो तब हमारा इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। और इक्विलिब्रियम सेटअप होने के बाद द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड प्रेजेंट अबव द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर और उसके बाद इसके अंदर है फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। मेनली दो ही फैक्टर्स हैं। पहला टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वेपराइजेशन उतना ज़्यादा होगा, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा वेपराइजेशन ज़्यादा हो जाएगा तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो मोर द टेम्परेचर मोर विल बी वेपर प्रेशर। और दूसरा है इसके अंदर इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शंस। तो इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन में आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द पार्टिकल्स आएंगी। नेचर ऑफ द लिक्विड, द लिक्विड विच हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एस्केप रेडली। अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो जल्दी एस्केप होकर ज़्यादा वेपर्स बना लेते हैं। एस्केप रेडली इन द वेपर फेज एंड देयरफॉर हैव ग्रेटर वेपर प्रेशर वाइल विद स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी तब उनका वेपराइजेशन होना मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, या फिर ये कहिए कि कम हो जाता है। तो वेपराइजेशन कम होगा तो वेपर्स कम बनेंगी, वेपर्स कम बनेंगे तो उनका वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो ये दो फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर और नेचर ऑफ लिक्विड या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। टेम्परेचर जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा, और नेचर ऑफ लिक्विड या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा वेपर प्रेशर उतना ही कम। तो वेपर प्रेशर से ही रिलेटेड फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रॉल्स लॉ, वो हम कल करेंगे। आज यहाँ तक सॉल्युबिलिटी और वेपर प्रेशर आज आपको कर लेना है। अब मेन जो इसका टॉपिक है अब आगे से शुरू होते हैं और उसमें आपका रॉल्स लॉ सबसे पहले कल करेंगे उसको हम। थैंक यू।